चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम ऑडिबल. इफ आई एम ऑडिबल, प्लीज लेट मी नो. चलिए. यस. ओके. थैंक यू सो मच. यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. चलिए, आज शुरुआत करेंगे. फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले. कल अपन ने फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर दिया है. एंड फर्स्ट चैप्टर फिनिश होने के बाद बहुत सारे बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया कि सर, अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो अच्छे से हो चुका है. एंड फर्स्ट चैप्टर में देखिए 6 मार्क आपके कंफर्म हो चुके हैं कल. तो जो लोग फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कल का फर्स्ट सेशन देख लेना. कल के फर्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हाय निखिल, वैष्णवी, प्रेम, अजय. तो कल फर्स्ट चैप्टर अपन ने कर लिया है, 6 मार्क का ख़त्म कर दिया है. तो आप लोग कल का लेक्चर देख लेना जब भी आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि कल का सेशन मतलब 6 मार्क कंफर्म है विद द पॉइंट्स, नोट्स बना के दिए, सब कुछ दिए. आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे बच्चों को केस लॉज आती है. अब केस लॉज आने के बाद बहुत सारे बच्चे आंसर्स नहीं लिख पाते हैं. अब आंसर्स कैसे लिखना है, क्या क्या दिक्कतें आती है बच्चों को, वो सब अपन आज क्लास में डिस्कस करने वाले. तो आज के बाद नेक्स्ट 6 दिन तक या 5 दिन, जब तक चलेगा, आपका पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज हो जाएगा. मतलब सीए फाउंडेशन का आपका 30% वेटेज. मैंने यहाँ पे आपको बताया कि चार्ट बुक में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि आपका अराउंड 20 to 30% वेटेज जो है वो आज ख़त्म हो जाएगा. मतलब आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस आज ही हो जाएगा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट है. देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे भी आपको दिक्कत आएगी बिंदास बताना. मैं बहुत सिंपल करके कॉन्ट्रैक्ट को बताने वाला हूँ एंड उसके पॉइंट्स भी बना के देने वाला हूँ. तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. जो भी टेंशन है, आज के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट का कुछ भी नहीं रहेगा. तो चलिए, सबसे पहले फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत करते हैं. तो बच्चों, जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाहता है, तो आपको पता है सबसे पहले फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने के पहले आपको पता है एक सीक्वेंस याद करना पड़ेगा. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक सीक्वेंस है. वो सीक्वेंस क्या बच्चों, चलो फट से जल्दी से सीक्वेंस लिखना. किसी भी इंसान को किसी भी इंसान को क्या देना पड़ता है अपने को, सबसे पहले फर्स्ट क्या देना पड़ता है, उसको बुला के ए, मतलब टू ए अपन क्या देते हैं उसको, ऑफर. तो कैसे याद करने का सेक्शन, उसको क्या बुलाने का, ए, एंड उसको क्या देने का, ऑफर. ऑफर देने के बाद उस पार्टी से आपको क्या चाहिए, कंसेंट. क्या चाहिए बच्चों, कंसेंट. कंसेंट का मतलब जो तेरा है वो मेरा होने वाला है. तो सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 13. ठीक है, तो सेक्शन 13 याद रखना, जो 13 वो मेरा होने वाला है. देन कंसेंट के बाद दोनों के बीच में आपको एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. इसका मतलब आप एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे, कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का सेक्शन कौन सा है, 2D. कंसिडरेशन 2D, कंसिडरेशन 2D याद रखना. फिर दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बच्चों, दोनों के बीच में बन जाएगा एग्रीमेंट. बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, एग्रीमेंट. एग्रीमेंट में क्या आता, ई. तो उसे क्या कहेंगे, 2E. एंड अगर लॉ से इसे एनफोर्स किया जाएगा, अगर लॉ से इसे एनफोर्स किया जाएगा, तो आप दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. 2 सबसेक्शन H. 2 है तो कॉन्ट्रैक्ट है. तो याद रखिए, ये सीक्वेंस आपको याद करना है, और इसी के बाहर कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं है. यही अपने को पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट में. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफर देने का, ऑफर देने के बाद क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए. कंसेंट देने के बाद दोनों के बीच में कंसिडरेशन होना चाहिए. एंड दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट. एंड अगर लॉ के हिसाब से एनफोर्स किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट. इसमें एक पॉइंट था यहाँ पे, कंसेंट देने के बाद दोनों के बीच में क्या होता है, प्रॉमिस, सेक्शन 2B. क्या कहते हैं इसे, प्रॉमिस, सेक्शन 2B. ठीक है, चलिए अभी भी शुरुआत करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट चार्ट बुक में जाएंगे. चार्ट बुक ध्यान रखना बच्चों, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है आपके लिए, ताकि आपको एग्जाम में कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस रिवाइज हो. तो चलिए, सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है. देखिए बच्चों, जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो आपको इंट्रोडक्शन में 1 या 2 लाइन लिखना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. अब जिन बच्चों को दिक्कत आती है कि कॉन्ट्रैक्ट में स्टार्ट कैसे करना है, आंसर्स को लिखना कहाँ से, तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँ, ध्यान से सुनना. जब भी कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आएगा, क्या लिखने का है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन H.
कौन सा? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्स किया जाएगा लॉ के हिसाब से, उसे आप कॉन्ट्रैक्ट कहोगे। अब बच्चों कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू क्या कहेंगे? सिंपल फॉर्म एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एग्जाम में ना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आपको एक सिचुएशन देंगे कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, फिर कोई टर्म्स एंड कंडीशन है उसका वायलेशन हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लॉ के हिसाब से उसे एनफोर्स नहीं किया गया, इसका मतलब जो आपका एग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। तो आपका एग्रीमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया तो ऑब्वियस बात ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो कभी एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो क्या करने का? सबसे पहले फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखना है। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच। ये अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। यहां तक सबको क्लियर है? चलिए आगे जाएंगे। नेक्स्ट, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल याद रखना कि सबसे पहले फर्स्ट आप सामने वाले पार्टी को क्या देते हो? ऑफर देते हो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये रिमोट बेचना है, अब ये रिमोट बेचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सामने वाले पार्टी को ऑफर देना पड़ेगा। ऑफर देने के बाद उसका क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस चाहिए। एक्सेप्टेंस प्लस उसका क्या आएगा? कंसिडरेशन आएगा। ये तीनों चीजें आने के बाद वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। तो यार ना, कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये तीन चीजें होनी चाहिए। कौन सी? सबसे पहले फर्स्ट, दोनों के बीच में ऑफर होना चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस आना चाहिए, एंड दोनों के बीच में कंसिडरेशन होना चाहिए। तो ये तीन चीज जिस एग्रीमेंट में आएगा, जिस फॉर्म में आएगा यार ना, उसे अपन एग्रीमेंट कहेंगे। एंड अगर इसमें सिर्फ अपन ऐड कर देंगे लॉ, मतलब लॉ के हिसाब से सिर्फ इसे एनफोर्स कर देंगे, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। या क्या बन जाएगा बच्चों? ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो चलिए यहाँ तक सबको डेफिनेशन क्लियर है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्या आपको ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, क्या आप ये लिख सकते हो? जल्दी से यस कीजिए, जल्दी से फास्ट इसे यस कीजिए। सब कुछ समझे यहां तक? यस। चलिए अब आगे जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्या होता है? प्रॉमिस। अब प्रॉमिस का मतलब क्या बच्चों? ध्यान से सुनना। अब मैं यहां पे आता हूं, सबसे पहले ध्यान से सुनना बच्चों। देखिए बच्चों, प्रॉमिस के लिए आपको पता है सबसे पहले फर्स्ट क्या होना चाहिए? दो पार्टीज होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? दो पार्टी होनी चाहिए। देखिए बच्चों, दो पार्टी मतलब डिफरेंट पार्टीज होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा रखना दो पार्टी, डिफरेंट पार्टी होनी चाहिए। अब दो पार्टी का मतलब क्या है सर? जो भी इंसान ऑफर देता है, जो भी इंसान ऑफर देता है, उस इंसान को अपन क्या कहेंगे? उन इंसान को अपन ऑफर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑफर कहेंगे। एंड रखना, जिसको ऑफर दिया जाता है, जिसको ऑफर दिया जाता है उसे क्या कहेंगे? ऑफर ही कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? ऑफर ही कहते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब भी अपन किसी को ऑफर देते हैं, याद रखना उसके पीछे एक इंटेंशन होता है कि उस इंसान का अपने को क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए। उस इंसान का अपने को क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए। तो आप समझिए कंसेंट कैसे मिलेगा? अभी कंसेंट कैसे मिलता है? किसी भी चीज को कंसेंट कैसे लेते हैं अपन? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये रिमोट मुझे बेचना है, मैंने बोला 10 रुपये। अब 10 रुपये मैं आपसे लेने वाला हूँ, ये कंसिडरेशन है, ये आपका कंसिडरेशन है। बट ये रिमोट मैं आपको देने वाला, ये मेरा कंसिडरेशन है। इसका मतलब दोनों साइड से कंसिडरेशन आने वाला है। तो याद रखना, जब ये कंसिडरेशन भी यहां पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों? कंसिडरेशन। तो जब भी आप किसी को ऑफर देते हो, जब भी आप किसी को ऑफर देते हो, उसमें कंसिडरेशन फिक्स किया जाता है एंड उसके बेसिस पे आपका कंसेंट लिया जाता है। एंड जब ये चीजों को सेटिस्फाइड हो जाएगा तो आप दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बच्चों? आप दोनों के बीच में बन जाएगा प्रॉमिस। आप दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। कितना सिंपल डेफिनेशन से मुझे बताइए। इतना इजी सिंपल डेफिनेशन है कि याद रखना, कोई भी इंसान ऑफर देता है एंड उसमें कंसिडरेशन को फिक्स किया जाएगा, एंड कंसिडरेशन फिक्स होने के बाद अगर कंसेंट दी जाएगी तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रॉमिस कहा जाएगा। तो ये सिंपल डेफिनेशन क्या है प्रॉमिस का। चलिए, तो अपन ने तीन टॉपिक पढ़े। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एग्रीमेंट मतलब क्या है, प्रॉमिस का मतलब क्या है। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो एग्रीमेंट लॉ के हिसाब से एनफोर्स किया जाएगा वही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एंड जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के मतलब लॉ के हिसाब से एनफोर्स नहीं किया जाएगा, उससे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहोगे। सर कोई एग्जाम्पल तो बता दीजिए। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे को किसी के साथ 3 एग्रीमेंट करने, मेरे को क्या करना बच्चों? मेरे को 3 एग्रीमेंट बनाने। मेरे को क्या करना बच्चों? 3 एग्रीमेंट बनाने। किसके साथ 3 एग्रीमेंट बनाने? सबसे आगे फर्स्ट, पहला एग्रीमेंट है मुझे कार बेचनी है, मुझे गाड़ी बेचनी है, पहला एग्रीमेंट। दूसरा है मुझे किसी का मर्डर करना है, मुझे क्या करना बच्चों? मर्डर करना है। तीसरा क्या है बच्चों? मुझे बेटिंग करना है, तीसरा क्या है? मुझे बेटिंग करना है। अब मुझे बताइए इन तीनों एग्रीमेंट से
कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बनेगा, इसमें से कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बनेगा मुझे बताइए। लॉ के हिसाब से किसे एनफोर्स किया जाएगा, इसमें से कौन सा एग्रीमेंट है जो लॉ के हिसाब से एनफोर्स किया जाएगा। इसका मतलब इसमें से एक ही है जो एनफोर्स किया जाएगा, ये बाकी दो एनफोर्स नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि आपका जो एग्रीमेंट है वो नॉट नेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इसका मतलब ये बन सकता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, एग्रीमेंट है। तो एग्जाम में कभी कभी आपको पता है एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। आप ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ऐसा एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। इसे एक्सप्लेन कीजिए, इसे एक्सप्लेन कीजिए। ऐसा 5 मार्क का क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो मुझे एक बात बताइए, जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे। तो अगर मैं आपकी तरह स्टूडेंट होता तो मैं एग्जाम में शुरुआत कैसे करता, तो सबसे पहले फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में लिखता। क्या लिखता है इंट्रोडक्शन में, आपको पता है अपने किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, आपने पढ़ी थी किसकी डेफिनेशन बच्चों, एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट ऑफर देने का, ऑफर के साथ कंसिडरेशन जाएगा, कंसिडरेशन के साथ क्या आएगा, एक्सेप्टेंस जाएगा। इसे क्या कहेंगे अपन, एग्रीमेंट कहेंगे। पहले इसको बता दीजिए कि जब कोई इंसान किसी को ऑफर देता है उसमें कंसिडरेशन फिक्स करता है एंड उसके बाद उसका एक्सेप्टेंस आता है तो उसे अपन एग्रीमेंट कहते हैं। ये 2-3 लाइन हो गया। फिर आपका नेक्स्ट आएगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या कहोगे वापस, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या होगा, इसमें ऑफर प्लस कंसिडरेशन प्लस एक्सेप्टेंस प्लस लॉ के हिसाब से एनफोर्स किया जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सीधी सी बात है। अब मुझे बताओ, जब आपका कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉ का एब्सेंस है, मतलब वो एग्रीमेंट लॉ के हिसाब से नहीं है। तो मुझे बताइए कितना इजी आंसर लिखने के लिए। चलो मेरे साथ सब लोग पॉइंट्स लिखना अभी के अभी। एग्जाम में 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ये एग्जाम में 5 मार्क के क्वेश्चन आता है। जितने भी ऑनलाइन में है प्लीज़ मेरे साथ आप आंसर लिखिए। क्या लिखने का, सबसे पहले फर्स्ट, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन का अगर आपको क्वेश्चन आया 5 मार्क के लिए तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले फर्स्ट मैं ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ वो लिख लेना एग्जाम में। तो क्या लिखोगे, पहला पॉइंट क्या लिखोगे अगर एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आया तो पहला एग्रीमेंट का मतलब क्या वो लिखना। क्या लिखने का, सबसे पहले फर्स्ट ऑफर लिख देने का, प्लस ऑफर के साथ क्या जाएगा, कंसिडरेशन डिफाइन करना कि अपना कंसिडरेशन कितना होगा। कंसिडरेशन के साथ क्या जाएगा बच्चों, उसका कंसेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कंसेंट। फिर दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। फिर सेकेंड पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या आएगा, सेम। पहला ऑफर जाएगा, ऑफर के साथ साथ क्या जाएगा, कंसिडरेशन जाएगा, कंसिडरेशन के साथ क्या जाएगा, कंसेंट जाएगा, एंड कंसेंट के साथ क्या होगा, लॉ के हिसाब से अगर इसे एनफोर्स किया जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो आपने इंट्रोडक्शन में 3-4 पॉइंट्स लिख दिए इसको एक्सप्लेन करके। फिर नीचे कंक्लूजन में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में लिखोगे कि अगर कोई एग्रीमेंट लॉ के हिसाब से एनफोर्स नहीं होगा इसका मतलब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो आप क्या कर दीजिए, नीचे ने ऐसे 3 एग्जाम्पल दे देना। जैसे मुझे गाड़ी बेचना है, किसी का मर्डर करना है, किसी की बेटिंग या बेटिंग करना है, ये 3 एग्रीमेंट है। अब 3 एग्रीमेंट से एक ही एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कौन सा, गाड़ी बेचने का जो एग्रीमेंट है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्योंकि लॉ के हिसाब से ये एक ही एनफोर्स किया जाएगा। इसका मतलब ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट फ्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। समझा आप लोगों को, किसी को डाउट है इसमें? अगर ये समझा तो मुझे बता दीजिए, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ बता देना और नीचे कमेंट बॉक्स में येस मेंशन करना। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। सबको समझा यहाँ तक अभी तक? ऐसा अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप कैसे आंसर लिख सकते हो। चलिए अभी नेक्स्ट आएंगे बच्चों, नेक्स्ट डिफरेंस। देखिए ये डिफरेंस के लिए मैंने बहुत शॉर्ट में इसके ट्रिक पॉइंट्स बनाए। अगर एग्जाम में ऐसा कोई डिफरेंस पूछता है कि एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, मैंने आपको एक ही चीज़ बोली थी, इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, पहले याद रखना। इसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐड होता है, वो कौन सा है, लीगल एनफोर्सेबिलिटी, मतलब लीगल एनफोर्सेबल। ये पॉइंट सिर्फ इसमें ऐड होगा, बाकी दोनों के पॉइंट सिमिलर है। प्रॉमिस भी आएगा, कंसिडरेशन भी आएगा, बट इसमें सिर्फ एक पॉइंट होगा, कौन सा, लॉ के हिसाब से एनफोर्स किया जाएगा। और दूसरी चीज़ बच्चों, जो आपका एग्रीमेंट है वो क्या, वाइडर है, मतलब आप बहुत से एग्रीमेंट बना सकते हो, उसके कोई लिमिट नहीं है। आप 25, 30, 40 बहुत सारे एग्रीमेंट बना सकते हो, बट कॉन्ट्रैक्ट वही बनेगा जो लॉ के हिसाब से एनफोर्स किया जाएगा। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपका छोटा टर्म है
नैरो टर्म है, बट आपका जो एग्रीमेंट है वो वाइडर टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है। तो इसमें क्या लिखा अपन ने, एग्रीमेंट क्या आपका वाइडर टर्म है एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या आपका नैरो टर्म है। थर्ड पॉइंट क्या आता है, इसमें कोई भी लीगल रिलेशनशिप नहीं होती है। ऑब्लिगेशंस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अगर क्लास में किसी को लॉ में 60 मार्क्स आते हैं तो मैं उसको आईफोन दूंगा। निखिल ध्यान से सुना, जितने भी लोग बाकी है, वैष्णवी, प्रेम, अगर क्लास में कोई भी बिजनेस लॉ में 60+ मार्क्स लेके आता है, कितने मार्क्स, 60+ मार्क्स लेके आता है, तो मैं उसको आईफोन गिफ्ट करूंगा। अब ये जो मैंने बताया है इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, कोई लीगल ड्यूटी नहीं है, बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कह सकते हो, या फॉर एग्जाम्पल इसे आप कह सकते हो कि आपने सोशल रिलेशनशिप है आपके बीच में, तो इसकी वजह से आपने अनाउंस किया है, बट इसके ऊपर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है। इसका मतलब इसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। बट अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ कि निखिल ने बोल दिया कि सर अपन कोर्ट में जाके इसे रजिस्टर करते हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाएगा, मेरे ऊपर एक लीगल ड्यूटी आ जाएगा जो मुझे परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ये याद रखना, ये नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट। एग्रीमेंट में कोई राइट नहीं होता बच्चों, बिकॉज क्या ना, एग्रीमेंट कभी भी लॉ के हिसाब से नहीं बनाया जाता है, वो अपने हिसाब से बनाते हैं और ये कभी भी एनफोर्स कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपके ऊपर चॉइस है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा राइट देगा, बट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो आपको हमेशा इसमें क्या मिलेगा, राइट्स मिलेंगे। इसमें क्या मिलेंगे, राइट्स मिलेंगे। एंड ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। तो मुझे बताइए 5 पॉइंट रखना दिमाग में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बहुत सिंपल बताओ। सबसे पहले फर्स्ट एनफोर्सेबल, इसमें से कौन सा एनफोर्सेबल है वो पॉइंट डिफरेंस लिख देना। फिर होता है स्कोप, इसका वाइडर है, इसका नैरो टर्म है। फिर थर्ड ऑब्लिगेशंस, फोर्थ राइट्स एंड फिफ्थ नेचर, इसका नेचर क्या है। ये 5 पॉइंट अगर आपने फिक्स कर लिया ना, तो एग्जाम में 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया कि डिफरेंस बताइए एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में, मुझे बताइए दिखने में क्या, लिखने में क्या दिक्कत है, कितना ईजी आप लिख सकते हो। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखने का कितना इजी है, मैंने आपको इतने इजी पॉइंट्स बना दिए। अब एग्जाम में सिर्फ आपको जाके चिपकाना है, मतलब लिखना है, बस इतना ही तो है। चलिए यहाँ तक सबको क्लियर है अभी तक कि एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो क्या आप लिख पाओगे दोनों का डिफरेंस? यस वैष्णवी, निखिल, अजय। चलिए अब नेक्स्ट बच्चों जो आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में कम से कम 5 मार्क के लिए क्वेश्चन देखा गया था कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या इसेंशियल्स है, मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या इसेंशियल्स चीज़ें जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी है, नेसेसिटी है। अब देखिए बच्चों, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एज पर सेक्शन 10 याद रखना, 10 बस, सेक्शन 10 बस, सेक्शन 10 में जितने भी कंडीशन है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। याद रखना सेक्शन 10 क्या कहता है, सेक्शन 10 ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सेक्शन 10 में होना चाहिए। तो सेक्शन 10 में क्या क्या है वो अपन देखने वाले हैं। अब सेक्शन 10 में क्या क्या, सबसे पहले फर्स्ट बच्चों पहला पॉइंट, अब ये बहुत ध्यान से सुनना, इस पर एक केस लॉ है, वो केस लॉ मैं आपको दिखाऊंगा एंड वो मैं बताऊंगा भी कि लिखना कैसे है। सबसे पहले फर्स्ट बच्चों, अगर एग्जाम में कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दिया कि व्हाट आर द इसेंशियल्स, क्या क्या इसेंशियल्स है जो कॉन्ट्रैक्ट की नेसेसिटी है, तो सेक्शन 10 क्या कहता है, पहला 2 पार्टीज होना चाहिए। सर 2 पार्टीज का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो इंसान ऑफर देता है किसी और को ऑफर देता है, उसमें 2 इंसान होंगे, एक तो ऑफर देने वाला, एक तो ऑफर लेने वाला। तो इसे अपन क्या कहेंगे, ऑफरर, ऑफर ही कहते हैं, या आपको तो पता ही होगा। अब देखिए बच्चों इसमें क्या लिखा है सेक्शन 10 में कि 2 डिफरेंट पार्टीज होनी चाहिए। 2 डिफरेंट पार्टीज मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा केस लॉ हुआ था। कौन सा केस लॉ बच्चों, रामलाल। अभी केस लॉ कैसे याद करने का, रामलाल, क्या बोलने का, रामलाल। रामलाल का मतलब क्या बताता हूँ, देखिए एक पार्टनरशिप थी, ये केस क्या मैं आपको बताता हूँ, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल। एक केस थी, मैं बताऊँ आपको, एक पार्टनरशिप थी। पार्टनरशिप में क्या होता है, वो पार्टनरशिप बंद करने का काम आ जाता है, मतलब पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जाता है, पार्टनरशिप को वाइंडिंग अप किया जाता है। जब पार्टनरशिप बंद होती है तो उसकी जो असेट है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो किसको बंटवाया जाएगा, जो असेट है वो पार्टनर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जो पार्टनरशिप का जो असेट होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो क्या आप इसे सेल कहोगे, नहीं कहोगे, बिकॉज दोनों सेम पार्टी है। ये सुनो, अब देखिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, एग्जाम में लिखना कैसे मैं आपको बताऊँ। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चंस बैठेगा आपको तो एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, कितने पार्टीज होनी चाहिए, 2 पार्टीज होनी चाहिए। अब 2 पार्टीज के लिए केस क्या बच्चों, केस ये है, गुजरात का केस है, गुजरात वर्सेस रामलाल। अब इसमें क्या बोला था मैं आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एबीसी पार्टनरशिप है, एबीसी क्या है, पार्टनरशिप है। अब ये पार्टनरशिप में 3 पार्टनर ए बी सी, ठीक है। अब ये पार्टनरशिप का वाइंडिंग अप होने वाला है,
पार्टनरशिप का क्या होने वाला, वाइंडिंग का मतलब बंद होने वाली है पार्टनरशिप। अब इस पार्टनरशिप की जो असेट है, वो असेट जो बची हुई असेट है वो क्या की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, इन तीन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जो आपकी पार्टनरशिप की जो असेट है वो तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। तो इसका मतलब ये सेल नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी आपके पास वापस आ गई है। एंड यहां पे बेचने वाला एंड लेने वाला दोनों सेम है, क्योंकि ये पार्टनरशिप मतलब कौन है, ये एबीसी है ना। एबीसी पार्टनरशिप मतलब कौन है, ये एबीसी तो है। एंड ये प्रॉपर्टी परचेस करने वाला कौन है, एबीसी है। इसका मतलब यहां पे टू डिफरेंट पर्सन नहीं है। तो गुजरात वर्सेस रामलाल केस में बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ बच्चों, एग्जाम में ये केस हुआ आपकी आनी चाहिए, जहां पे भी सर एलपी और कंपनीज एक्ट रिवाइज करवा दो जी। देखिए कौन, क्या नाम है आपका, यूनिक प्रॉब्लम सॉल्यूशंस जो आपका नाम है। कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप सब कुछ मैं रिवाइज करने वाला, टेंशन मत लीजिए। पहले कॉन्ट्रैक्ट करने दीजिए, 30% वेटेज है इसका। देखिए बाकी जितने भी बच्चे ऑनलाइन में ध्यान सुनना, अगर एग्जाम में कहीं पे ये क्वेश्चन आता है कि टू डिफरेंट पार्टीज, तो क्या लिखोगे सबसे पहले, फर्स्ट एज पर द सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पहला इसेंशियल क्या है, टू पार्टीज। तो टू पार्टीज मस्ट बी डिफरेंट। नीचे केस लॉ कौन सा बताओगे, गुजरात वर्सेस रामलाल। इस केस में क्या बताओगे कि पार्टनरशिप का डिसॉल्व हुआ था, उस केस में कोर्ट ने बोला था कि जो प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली थी पार्टनरशिप फर्म में, उसे आप सेल नहीं करोगे, बिकॉज ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये आप एग्जाम में डाल देना, आपको 5 में से 5 मार्क मिलेंगे। केस लॉ देना है, केस लॉ कैसे याद रखना है, रामलाल, क्या बोलने का, रामलाल। आपने दोस्त कोई मिलेगा रास्ते पे आपका, तो कोई भी सीए फाउंडेशन का बच्चा है जो भी लॉ की पढ़ाई कर रहा है, अगर उसमें सेक्शन 10 पढ़ा है, उसमें टू पार्टीज पढ़ा है, तो उसमें केस लिया है, दो पार्टी जब मिल जाएगी आपके सामने कोई दूसरा पार्टी आ जाएगा, क्या करने का, रामलाल, क्या बोलने का, रामलाल, गुजरात वर्सेस रामलाल, ऐसे याद करने का, ठीक है। चलिए अपना अभी यहाँ तक एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। अब लीगल ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है बच्चे, दोनों पार्टी जो होनी चाहिए वो लॉ के हिसाब से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। मतलब जो भी ड्यूटी आप परफॉर्म करने वाले हो वो लॉ के अंडर आप रजिस्टर करना चाहिए, लॉ के हिसाब से होना चाहिए। एग्जाम्पल बता दो, मैंने मेरे वाइफ को कहा कि तुम अगर अच्छा खाना बनाओगी तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपए गिफ्ट करूंगा। वाइफ ने खाना अच्छा बना तो दिया, मैं 1 करोड़ रुपए नहीं दिया, तो क्या वाइफ मेरे ऊपर केस कर सकती है, नहीं कर सकती सर। बिकॉज ये आप दोनों के बीच में जो ऑब्लिगेशंस था वो सोशल था, क्या था वो, सोशल था। इसका मतलब आप इसे एनफोर्स नहीं कर सकते। ऐसा ही केस हुआ था बाल्फर वर्सेस बाल्फर। कौन सा केस हुआ था, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। उसमें हस्बैंड ने बोला था वाइफ को कि मैं आपको कुछ मेंटेनेंस दूंगा, आपको क्या दूंगा, मेंटेनेंस दूंगा, आपको भी जो ब्यूटी पार्लर में जाना है, आपको जो भी करना है तो उसके मैं मेंटेनेंस दूंगा। बट हस्बैंड ने दिया नहीं। क्या वाइफ उसके अगेंस्ट केस कर सकती है, नहीं कर सकती, बिकॉज ये जो प्रॉमिस हुआ तो किससे हुआ था, सोशल एग्रीमेंट से हुआ था। किससे हुआ था, सोशल एग्रीमेंट से हुआ था। तो चलिए सेकंड पॉइंट क्या है, जो एग्जाम में अगर केस लाई, ध्यान सुनना, एग्जाम में अगर केस लाई तो क्या करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट सेकंड पॉइंट याद रखना कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशंस होने चाहिए। लीगल ऑब्लिगेशंस मतलब जो लॉ के हिसाब से एनफोर्स होना चाहिए, नॉट आउट ऑफ सोशल रिलेशनशिप। नीचे एग्जाम्पल देना हस्बैंड एंड वाइफ, या केस लॉ का रेफरेंस दे सकते हो, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। बाल्फर वर्सेस बाल्फर में 2-3 लाइन लिख देना कि हस्बैंड ने प्रॉमिस किया वाइफ को मैं आपको मेंटेनेंस दूंगा, हस्बैंड ने नहीं दिया मेंटेनेंस, तो वाइफ कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द हस्बैंड बिकॉज इट इज आउट ऑफ सोशल रिलेशनशिप। खत्म। केस लॉ रेफरेंस मीनिंग इतना अगर आपने लिख दिया ना, 5 मार्क आपके कन्फर्म। तो अभी तक अपन ने 2 पॉइंट देखे, 2 केस लॉ देखे। सबसे पहले फर्स्ट टू पार्टीज, गुजरात वर्सेस रामलाल। फिर सेकंड क्या आएगा अपना, पार्टीज क्या होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशंस होना चाहिए। उसका कौन सा केस है, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। फिर थर्ड आते हैं बच्चों, यहाँ तक सबको समझा 2 पॉइंट्स, किसी को डाउट इस 2 पॉइंट में, एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो आप लिख पाओगे। अपन केस लॉ देखने वाले इसके बाद, सबको क्लियर यहाँ तक, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए थैंक यू सो मच अजय, सबको क्लियर है, हाँ अजय ओके। चलिए अभी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आएंगे बच्चों। थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अदर फॉर्मेलिटीज। तो अदर फॉर्मेलिटीज मतलब क्या, कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न में भी हो सकता है या फेस टू फेस भी बोल सकते हैं किसी और को। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी रिटर्न में होना चाहिए, बट अगर पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो मेरे हिसाब से वो किस में होना चाहिए, वो रिटर्न में होना चाहिए। रिटर्न में हुआ तो बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन ही नहीं है, तो आपको बहुत ईजी होगा अगर आपने रिटर्न में उसको किया तो थर्ड पॉइंट क्या, अदर फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई कीजिए। मतलब रिटर्न होना चाहिए कि और होना चाहिए,
वो सब आपको कंप्लाई करना चाहिए, ज़्यादा कुछ इसमें आता नहीं एग्जाम में क्वेश्चन। फोर्थ आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब क्या होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। अब मेरे पास, ध्यान से सुनिए इधर, अब मेरे पास दो रिमोट है, मेरे पास क्या है, दो रिमोट है। मैंने आपको बोला मैं इसमें से कोई भी एक रिमोट आपको बेचना चाहता हूँ। मैंने क्या बोला, इन दोनों में से कोई भी एक रिमोट मैं आपको बेचना चाहता हूँ। इसका मतलब जो मैं बेचने चाहता हूँ वो क्या है, असर्टन नहीं है। मतलब वो नहीं पता कि कौन सा बेचने वाला हो। जब आपको कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं पता कि कौन सी चीज बेचने वाले हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए। मतलब गुड्स असर्टन होने चाहिए, गुड्स आइडेंटिफाई होने चाहिए बेचते समय, ये चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट क्या होता है बच्चों, द एलिमेंट मस्ट बी सर्टन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, वो चीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए, अपना फोर्थ पॉइंट। अब नेक्स्ट आएगा बच्चों फिफ्थ पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब, आप देखिए ध्यान से सुनना बच्चों, आप कहते हो कि सर एग्जाम में वर्ड्स कैसे लिखने चाहिए, आंसर कैसे लिखना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या है, कंसिडरेशन। परफॉर्मेंस क्या है, कंसिडरेशन। तो एग्जाम में वर्ड क्या आना चाहिए, कंसिडरेशन। देखिए बच्चों, अगर एक पार्टी परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा पार्टी पैसा देगा, ये सुनो। तो इसका मतलब एक पार्टी अगर परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब कंसिडरेशन दे रहा है, तो सामने वाला पार्टी ने भी कंसिडरेशन देना चाहिए। तो मेरा कंसिडरेशन फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पैसा दे रहा हूं एंड मैंने आपको ये बोला कि एक काम कीजिए, ऊपर जाइए, वहां से छलांग लगाइए, नीचे वापस मेरे पास आइए। मेरा जो कंसिडरेशन है पैसा देना वो ठीक है, बट आप जो कंसिडरेशन परफॉर्म करोगे वो इम्पॉसिबल है। तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप कोई ऐसा कंडीशन डालोगे जो इम्पॉसिबल बन जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर परफॉर्म करना है कोई भी चीज को, कंसिडरेशन को, वो क्या होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल हो सकता है। समझा आप लोग यहां तक। तो पॉइंट नंबर 5 क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आप टेंशन मत लीजिए, पूरे पॉइंट्स को मैंने एक स्टेटमेंट बनाया है, वो स्टेटमेंट को रिवाइज करने का, पूरे के पूरे पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे। समझिए पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्या था बच्चों, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड एग्रीमेंट। ऑब्वियस बात है सर, ऑब्वियस बात है, सबसे एसेंशियल क्या है, पहले क्या जाएगा ऑफर, फिर उसका क्या आएगा, एक्सेप्टेंस, फिर दोनों के बीच में कंसिडरेशन हो जाएगा, प्रॉमिस हो जाएगा, फिर वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। सीधी सी बात है, बिना ऑफर दिए आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट में आओगे। तो ये सीक्वेंस ही अपना, तो इसको तो आना ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है भाई साहब, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है बच्चों, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान सुनना। मैं आपको एक केस हुआ बताऊँ, एक केस हुआ आई थी, ध्यान सुनना। अब ध्यान सुनना, मैंने आपको बताया मेरे पास दो रिमोट है, ठीक है, दो रिमोट है। मैंने बोला कि मुझे दोनों रिमोट बेचना है, मुझे दोनों रिमोट बेचना है, बट मुझे अभी ये रिमोट बेचना है, मुझे क्या, अभी ये छोटा वाला रिमोट बेचना है। बट सामने वाले इंसान ने जो कंसेंट दिया, जो कंसेंट दिया वो इसका दिया, बट मैं बेचने वाला कौन सा हूं, मैं बेचने वाला ये हूं। तो मुझे एक बात बताइए, जो मैं बेचना चाहता हूं, ये बेचना चाहता हूं, बट सामने वाला पार्टी कंसेंट इसका देना चाहता है, इसका मतलब ये दोनों कंसेंट सेम नहीं है। यस और नो। तो कंसेंट का पहले मतलब समझिए, कंसेंट आप किस चीज के लिए देना चाहते हो, कंसेंट उस चीज के लिए देना चाहते हो जिस चीज को आप बेचना चाहते हो, और दोनों की चीज में सेम आपका थॉट है, उसी चीज का आपको कंसेंट देना चाहिए। तो वो कंसेंट आपको चाहिए। अब कंसेंट कैसा होना चाहिए बच्चों, कंसेंट फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने बंदूक रख के बोल दिया, अक्षय सर आपकी गाड़ी मुझे 5 रुपए में बेच दीजिए। भाई साहब, मैं जो कंसेंट देना चाहता हूँ फ्री नहीं है, बिकॉज मुझे प्रेशराइज किया गया, मुझे फोर्सफुली कंसेंट देने के लिए प्रेशराइज किया गया, मेंटल हरेसमेंट किया गया, फिजिकल फोर्स यूज किया गया। इसका मतलब ये जो कंसेंट दिया था वो फ्री कंसेंट नहीं है। वो क्या है, फ्री कंसेंट नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। और आप में से कितने बच्चे अगर ऑनलाइन देख रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ का आंसर देना जल्दी से फास्ट, नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना फ्री कंसेंट से होता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। वाह, मैं अगर आंसर किसने दे दिया तो मैं वाह कहूँगा। तो चलिए सबसे पहले फ्री कंसेंट आपको पता चला। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, फ्री कंसेंट मतलब सेम सेंस, सेम चीज जो आपको बेचना चाहते हैं, सेम थिंग, वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी फ्री होना चाहिए। कोर्जन मतलब फिजिकल फोर्स, डरा के, धमका के, मेंटल प्रेशराइज करके, इन्फ्लुएंस करके, फ्रॉड करके नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। बच्चों कैपेसिटी ऑफ द पार्टी क्या है, जो सामने वाला पार्टी ने याद रखना, 3 चीजें याद रखना। एक तो उसका एज 18 होना चाहिए,
सेकेंड, वो साउंड माइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साउंड माइंड। सर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो कोई इंसान पागल हो सकता है। हाँ हो सकता है ना पागल, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक महीने में 30 दिन है, 25 दिन मुझे झटके आते पागल बन के, 5 दिन में अच्छा रहता हूँ। तो जिस दिन 5 दिन आप अच्छे रहते हो ना, उस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो कोई भी इंसान अगर अनसाउंड माइंड है तो कोई टेंशन नहीं। जब वो साउंड माइंड हो जाएगा जिस दिन, उस दिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो वो वैलिड माना जाएगा। ध्यान से सुनना बच्चों, एग्जाम में केस लो आती है। जिस दिन आप अनसाउंड माइंड है, उस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने का। जिस दिन आप साउंड माइंड हो जाओगे, जिस दिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एज होना चाहिए 18, आपका साउंड माइंड होना चाहिए। एंड तीसरा, किसी भी लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। डिस्क्वालीफाई का मतलब क्या होता है? जैसे आपको इंसॉल्वेंट बोल दिया। इंसॉल्वेंट मतलब आपके पास पैसा ही नहीं है, आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो? तो यार रखना, लॉ ने आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो। एंड नेक्स्ट नंबर 9, कंसिडरेशन। बच्चों कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। समथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है भाई साहब, कुछ भी मतलब कुछ भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको रिमोट बेच रहा हूं, मुझे 5 रुपए देना, चलेगा सर? चलेगा। कुछ मतलब कुछ भी है। सर 1 रुपए में देना चाहता हूं, दे दीजिए, कुछ तो है। तो कंसिडरेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है। कंसिडरेशन का मतलब पैसा हो सकता है, कंसिडरेशन का मतलब प्रॉफिट हो सकता है, कंसिडरेशन का मतलब राइट हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी यूज करने का राइट मैंने आपके पास दिया है, आपने मुझे पैसा दिया है, ये भी चल सकता है। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? समथिंग इन रिटर्न, जो दोनों साइड से होना चाहिए। वो प्रॉफिट भी हो सकता है, वो आपका बेनिफिट भी हो सकता है, वो आपका राइट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, वो क्या होना चाहिए? लॉ के हिसाब से एनफोर्सेबल होना चाहिए, मतलब लॉफुल होना चाहिए, विच इज नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। मतलब मैंने आपको बोला कि रास्ते से किसी भी जो इंसान दिखेगा उसको पत्थर मारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, उसमें आप परफॉर्म कर सकते हो, ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड लास्ट बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके कॉन्ट्रैक्ट को लॉ में वॉइड नहीं डिक्लेयर करना चाहिए। मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए, लॉ के हिसाब से एनफोर्सेबल होना चाहिए, याद रखना। तो याद रखना बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, 5 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन आया, तो मुझे एक चीज बताइए, आप इतने पॉइंट्स कैसे याद करोगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 2 पार्टीज, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन, ऑफर, ऑब्जेक्ट, कैसे याद करोगे? मैंने इसके लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाया जो आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो इन 11 पॉइंट्स को एग्जाम में कैसे करना है, देखिए मैंने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लॉन्च की है, आप इसको लिख लीजिए। क्या बोलने का? नो एफसी टॉप एफसीसी। क्या बोलने का? नो एफसी टॉप एफसीसी, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। चलो लिख लेना आप लोग, ये शॉर्ट फॉर्म बहुत अच्छा मैंने आपके लिए बनाया। क्या लिखा है? नो एफसी टॉप एफसीसी। नो का मतलब, एन का मतलब नॉट वाइड, वाइड नहीं होना चाहिए आपका। ओ मतलब ऑफर, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एफ मतलब फॉर्मेलिटी, एस फॉर सी फॉर सर्टेनिटी, टी फॉर 2 पार्टीज, ओ फॉर ऑब्लिगेशंस। उसके बाद क्या है? सी, एफ फॉर एफ ऑफर क्या है? फ्री कंसेंट। फिर सी क्या आपका? कंसिडरेशन। सी फॉर कैपेसिटी। देखिए कितने मैंने पॉइंट्स बना दिए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आ गए आपको कि सेक्शन 10, एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हाट आर द इसेंशियल कंडीशंस, तो आपको अगर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया, तो आपका आंसर क्या करने का? नो एफसी टॉप एफसीसी। क्या बोलने का? नो एफसी टॉप एफसीसी, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। और इसको आप एग्जाम में जाके लिख देना, नो एफसी टॉप एफसीसी, और उसके एक एक पॉइंट्स एग्जाम में लिखते बैठना। तो आपको 5 में से 5 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे 11 पॉइंट्स याद करना बहुत डिफिकल्ट है, बट नो एफसी टॉप एफसीसी याद करना बहुत ईजी है। तो आप इसको याद करके जाइए ऐसे सिंपल फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में। आपको एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आए तो इसको चिपका दीजिए ना, आपके पूरे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे इसके अंदर। बोलिए सबको समझा यहाँ तक? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या आप सेक्शन 10 के हिसाब से इतने पॉइंट्स लिख पाओगे? तो मेरे साथ एक बार सब लोग रिवाइज कीजिए। एन फॉर नॉट वाइड, ओ फॉर ऑफर, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एफ फॉर फॉर्मेलिटी, सी फॉर सर्टेनिटी,
T for two parties, O for obligations, P for possibility, F for free consent, C for consideration and C for capacity. देखिए टोटल 11 पॉइंट्स मैंने बना दिया, खत्म। एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आया, आपका सॉल्यूशन। अब मुझे बताइए किन लोगों को लगता है कि एग्जाम में आंसर लिखना डिफिकल्ट है? क्या आप लोग एग्जाम में आंसर लिख पाओगे? तो देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हाट आर द इसेंशियल्स, तो ये आप आंसर्स में लिख देना, बट इंट्रोडक्शन में क्या करोगे? इंट्रोडक्शन में कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट लिख देना। फॉर्मेट मतलब फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था अपना? ऑफर, कंसिडरेशन, कंसेंट एंड लॉफुल एनफोर्सिएबल। खत्म। इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना इंट्रोडक्शन में, एंड नीचे ये पॉइंट्स लिख देना, एक एक दो लाइन। 11 पॉइंट्स है, 3 लाइन में भी एक्सप्लेन किया तो भी सफिशिएंट है। बताइए सबको समझा यहाँ तक? सबको क्लियर है? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेक्शन 10 जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस करना। थैंक यू अजय। चलिए अब देखिए बच्चों, आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं। पहले अपन ने कॉन्ट्रैक्ट क्या वो पढ़ लिया, फिर एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, एनफोर्सबिलिटी ऑफ लॉ क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया अपन ने सेक्शन 10। और ये 2 केस लॉ जानबूझ के पढ़ के जाना। 2 केस लॉ कौन सी? एक टू पार्टीज में क्या करने का, कोई भी दूसरा पार्टी मिल जाएगा उसको क्या बोलने का? गुजरात वर्सेस रामलाल। कोई भी आपका दोस्त मिल जाएगा तो कौन सा केस लॉ बोलने का उसको? 2 पार्टीज का केस लॉ बोलने का। कौन सा? राम। तो रामलाल वर्सेस गुजरात, ये केस है। एंड सेकंड वाला कौन सा है? लीगल ऑब्लिगेशंस। उसके लिए कौन सा है? हस्बैंड एंड वाइफ का, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। ये 2 केस आपको लिखना पड़ेगा, ये 2 केस आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में रेफरेंस के लिए। सिर्फ पूरा केस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एज अ रेफरेंस आप लिख सकते हो, बाकी सब कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए थैंक यू सो मच प्रेम वैष्णवी। आगे जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और मैं आपको क्या, एग्जाम में ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप लोग बहुत टेंशन लेते हो एग्जाम में कि सर एग्जाम में क्या लिखना है, समझ ही नहीं आता। अगर कैसा भी एग्जाम में आने दीजिए, कैसा भी क्वेश्चन आने दीजिए, मुझे एक बात बताइए, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 30% सिलेबस है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर 30% सिलेबस है, क्या मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आप इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? मैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंट्रोडक्शन अभी से अभी रेडी कर देता हूँ। ध्यान से सुनो बच्चों, अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर, मेरा इंट्रोडक्शन फिक्स है। क्या? तो मेरा इंट्रोडक्शन क्या? सबसे फर्स्ट मैं ऑफर दूंगा, ऑफर के बाद क्या आएगा उसका, ऑफर के बाद क्या आएगा उसका एक्सेप्टेंस आना चाहिए, प्लस उसमें कंसिडरेशन जाना चाहिए, एंड लॉ के हिसाब से उसे एनफोर्स करना चाहिए। इसे मैं क्या कहूँगा? इसे मैं कॉन्ट्रैक्ट कहूँगा। बस इसको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। 1 person is giving the offer to another persons for the consideration and by taking a consent from the other party and it is lawfully enforceable, क्या कहेंगे उसे? कॉन्ट्रैक्ट। खत्म। देन आपको जो भी क्वेश्चंस पूछा होगा उसके फैक्ट्स है क्या नहीं, कितना इजी है मुझे बताइए, एंड लास्ट में आपका कंक्लूजन। कितना इजी है, क्या डिफिकल्ट होनी चाहिए? चलिए अभी देखिए बच्चों, अपन अभी जाएंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखिए अगेन कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस बन सकते हैं। कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट है? देखिए बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी की अगर मैं बात करूँ वैलिडिटी पे, तो 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। तो सबसे पहले फर्स्ट, अगर आप सेक्शन 10 का कंप्लायंस करोगे, किसका? अगर आप सेक्शन 10, यहाँ पे बिंदास लिख देना क्या, अगर आप सेक्शन 10 का कंप्लायंस करोगे तो इसका मतलब ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा बच्चों। इस कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या कहेंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सब कुछ है सर। 2 पार्टीज भी है, कैपेसिटी भी है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग भी है, कंसिडरेशन भी है, ऑफर भी है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी है, सब कुछ है। तो क्या बन जाएगा वो? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझा मुझे? इसमें से एक भी अगर चीज एब्सेंट है, एक भी चीज अगर एब्सेंट है बच्चों, तो इसे अपन क्या कहेंगे? वॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? वॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? वॉइड कहेंगे। ध्यान से सुनना, वॉइड। वॉइड का मतलब क्या हुआ? एक बार कोई भी चीज अगर वॉइड हो गई ना, वापस नहीं हो सकती भाई साहब। डिफरेंस समझ लेना, एग्जाम में डिफरेंस पूछ सकते हैं। वॉइड का मतलब क्या है?
विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, उसे वॉइड कहेंगे। और याद रखना, एक बार वो वॉइड हो गया तो वापस वैलिड नहीं हो सकता, वापस वैलिड नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बेचने वाला था, मैं ये बेचने वाला था, ये रात को इसका बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ये उड़ गया। अब मुझे बताइए, जिसके बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट में आने वाला था वो स्टार्टिंग में वैलिड था ना, बट ये उड़ चुका है, इसका बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा भाई साहब। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो पहला था वैलिड, जो सेक्शन 10 का कंप्लायंस करेगा। अगर सेक्शन 10 में कोई भी एक चीज है जो नॉन कंप्लायंस होगा, तो लॉ के हिसाब से उसे एनफोर्स नहीं कर पाओगे, वो क्या बन जाएगा? वॉइड। सीधी सी बात है ना, सेक्शन 10 में कोई भी हो सकता है। 2 में से एक पार्टी मर गई, खत्म, डेथ हो गई, वॉइड। सेक्शन 10 में क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट लॉफुल, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट बन गया, वॉइड। सेक्शन 10 में क्या लिखा है? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबल हो गया, वॉइड। तो सेक्शन 10 है तो वैलिड, सेक्शन 10 नहीं है तो वॉइड। कितना इजी मुझे बताए। यानी एग्जाम में लिखने में क्या लगता है आपको? मुझे पता नहीं आता, बच्चों को टेंशन आता है, सर वाइड एग्जाम में पूछा कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अबे छोड़ना, लिख दिया इंट्रोडक्शन में वापस, सेम ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लॉ एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। नीचे फैक्ट्स में, इज देयर एनी एब्सेंस ऑफ सेक्शन 10 इन द कॉन्ट्रैक्ट, इट बिकम्स अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। लिख दीजिए 2 पार्टीज, कैपेसिटी, ऑब्लिगेशंस, सब कुछ लिखा अपन ने। एंड लास्ट कंक्लूजन। क्या लगता है आंसर लिखने में? 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो। अब तीसरा आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बहुत सारे बच्चों को आज भी मुझे समझ नहीं आता कि दिक्कत लगती है, क्यों दिक्कत आनी चाहिए समझ नहीं आता वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। ध्यान से सुना बच्चों, वॉइडेबल का मतलब क्या है। जब भी एग्जाम में वॉइडेबल नाम सुनोगे, जब भी एग्जाम में वॉइडेबल नाम सुनोगे, एक चीज याद रखना, वॉइडेबल केस में कभी भी कंसेंट का क्वेश्चन आता है। वॉइडेबल केस किसकी बात करते हैं? हमेशा कंसेंट। जब भी दिमाग में आएगा वाइडेबल कंसेंट, वाइडेबल कंसेंट, वाइडेबल कंसेंट, ये फिक्स लेना। क्या करने का? वाइडेबल कंसेंट, वाइडेबल कंसेंट। कैसे? झटपट फटाफट। अब देखिए ध्यान से सुना बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंसान है, ठीक है, कोई एक इंसान है, अगर वो उसको ऑफर देता है, क्या देता है? ऑफर। ऑफर क्यों देता है? क्योंकि सामने वाले पार्टी का क्या चाहिए अपने को? कंसेंट चाहिए। क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए। अब देखिए कंसेंट देने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वैलिड बन जाएगा। यस सुनो। बट जो इंसान कंसेंट फ्री नहीं देता है, विच इज नॉट अ फ्री कंसेंट। सर फ्री कंसेंट का मतलब क्या होगा? मैंने बंदूक रख दिया आपके कनपट्टी पे, बोला कि आपकी प्रॉपर्टी मुझे बेच दीजिए। मैंने आपको एकदम इमोशनल डाउन कर दिया, मैंने आपको डोमिनेंट कर दिया, मैंने आपको मॉरलाइज कर दिया, मैंने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया। तो इस केस में क्या होगा? आपने जो उस टाइम पे उस सिचुएशन में जो कंसेंट दी थी ना, वो फ्री नहीं थी। फिर आप घर पे आए, फिर आपको लगा अरे मैंने तो कंसेंट दिया तो वो फ्री नहीं था, कुछ तो गलत हुआ है मेरे साथ। आपके पास 2 ऑप्शंस है। व्हेन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन इन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द वन पार्टी हैज 2 ऑप्शन। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि जब एक पार्टी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, 2 रास्ते उसके पास होते हैं। एक तो कोर्ट में जा सकता है, अगर वो कोर्ट में जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड, कैंसिल हो जाएगा। एंड दूसरा रास्ता उसके पास है, चुपचाप बैठ के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर देना। अगर आपने चुपचाप बैठ के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड। अगर आप कोर्ट में जाके चैलेंज कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। इसे तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो जब भी दिमाग में कोई भी क्वेश्चन देखा आपने एग्जाम में कि जहां पे कंसेंट की बात की है, जहां पे फ्री कंसेंट नहीं है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कहोगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहोगे। समझा सबको वाइडेबल का मतलब क्या है? अगर एग्जाम में आया तो कैसे लिखोगे? एज पर सेक्शन 10, एज पर सेक्शन 10 कि अगर कंप्लायंस करते हो तो वैलिड माना जाएगा, बट अगर उसमें फ्री कंसेंट नहीं है तो वाइडेबल माना जाएगा। तो वाइडेबल का सिंपल डेफिनेशन क्या है? द पार्टी हु हैज गिवन अ कंसेंट either 2 option, whether to cancel it, whether to accept it. If he accept the contract, it becomes valid. If he deny the contract, contract becomes void. देखिए मैंने पॉइंट्स भी बना दिए चार्ट बुक में। क्या दिक्कत है? कितना इजी है। क्या लिखोगे एग्जाम में? अगर क्वेश्चन आया तो क्या लिखोगे? सबसे पहले फर्स्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसे एनफोर्सेबल कर सकते हो आप।
ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, जिसमें सिर्फ ऑप्शन एक पार्टी के पास होता है, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। एंड जो कंसेंट है आपका फ्री नहीं है। क्यों फ्री नहीं है? बिकॉज आपको डराया था, आपको धमकाया था, आपको इन्फ्लुएंस किया, आपको गलत बताया, आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो इस केस में क्या माना जाएगा? इस केस में माना जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या माना जाएगा बच्चों? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्या एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वॉइडेबल का मतलब क्या है? क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, बच्चे अटक जाते हैं। क्या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सबको समझा? यस और नो जल्दी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। सबको समझा अब तक? यस। चलिए अब देखिए बच्चों, सबसे आगे अपन ने तीन टाइप के देखे, वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल। अब एग्जाम में अगर वॉइड एंड वॉइडेबल में डिफरेंस आ जाएगा तो कैसा आपका डिफरेंस होना चाहिए? तो याद रखना बच्चों, वाइड में क्या होता ना, एक बार वो वाइड हो गया तो वापस वैलिड नहीं हो सकता। मतलब सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। सीजेस मतलब इसको वापस एनफोर्स नहीं कर सकते आप, इसे वापस एनफोर्स नहीं कर सकते आप। ये एनफोर्सेबल बाय द लॉ ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी। इसको वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या वापस एनफोर्स कर सकते हो? ये किसी एक पार्टी का ऑप्शन होता है, कोई भी एक पार्टी इसको क्या कर सकता है? वापस एनफोर्स कर सकता है। ये कभी भी एनफोर्स नहीं होगा, ये कभी भी एनफोर्स हो सकता है, इसमें चांस है। ये वर्ड है बिकॉज ड्यू टू चेंज इन लॉ, पॉसिबिलिटी ऑफ मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस हो गया। यहाँ पे फ्री कंसेंट फ्री नहीं होती, इसके से इशू होता है। ये परफॉर्म नहीं कर सकते, ये परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें कोई राइट्स नहीं होता, बट इसमें राइट्स होता है, आप कैंसिल कर सकते। तो मुझे एक बात बताए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा वाइड एंड वाइडेबल, वाइड मतलब क्या? खत्म हो चुका है, लॉ के हिसाब से आप ये एनफोर्स नहीं कर सकते। वाइडेबल क्या है? अभी भी लॉ के हिसाब से एनफोर्स कर सकते हैं। वाइड क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ड्यू टू चेंजेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस, मतलब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कुछ भी होगा। यहाँ पे क्या है? कोई कंसेंट नहीं था। यहाँ पे कोई राइट मिलता है, वाइड में कोई राइट नहीं मिलता। यहाँ पे राइट मिलता है, यस राइट मिलता है, कैंसिल भी कर सकते हो आप। तो क्या वाइड एंड वाइडेबल में डिफरेंस मुझे बताइए। सिर्फ आंखें बंद कर लीजिए, 2 मिनट में 5 पॉइंट आ जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वाइड एंड वाइडेबल का मतलब क्या है? समझा आप लोगों को? ऐसा हाथ करने के, घर पे बैठने के बाद ऐसे दो हाथ सामने लेने के। वाइड, वाइडेबल। वाइड खत्म हो चुका है, वाइडेबल अभी भी जिंदा है। वाइड में कोई राइट नहीं मिलता, वाइडेबल में राइट होता है कैंसिल करने का। वाइड को वापस आप वैलिड नहीं बना सकते हो, वाइडेबल को आप वापस वैलिड बना सकते हो। कितना सिंपल है, मुझे बताइए क्या डाउट है इसमें। चलिए नेक्स्ट आएगा फोर्थ बच्चों, दैट इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है भाई साहब? ये स्टार्टिंग से वाइड एब इनिशियो होता है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है भाई साहब? इसको लॉ क्या करता है? प्रोहिबिट्स करता है, इसे आप एनफोर्स ही नहीं कर सकते। और इसके साथ जो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट उसको भी एनफोर्स नहीं कर सकते। इस पे केस लॉ है, इस पे एक केस लॉ आया है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। इस पे एग्जाम में एक केस लॉ आया है, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गलत कर देते हैं। रिसेंटली एक केस लॉ आया है, मैं आपको एक केस लॉ बताऊँ इसके बारे में, ध्यान से सुनना। कोई डाउट है तो बिंदास पूछना। देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, क्या बोला मैंने? नॉट एनफोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। सुनिए अभी ध्यान से, ये रिमोट मैं आपको बेच रहा हूं एंड उसी कॉन्ट्रैक्ट में बोला कि जो पैसा आप मुझे देने वाले हो उस पैसे से आप किसी और का मर्डर कर देना। ध्यान से सुनना मैंने क्या होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट में दो कंसिडरेशन है, एक कॉन्ट्रैक्ट में दो परफॉर्मेंस है। मैंने क्या बोला? ये रिमोट आपके पास ही है ना, जो पैसा मुझे आएगा मुझे मत देना, उसी पैसे से आप किसी और को मार देना, किसी और के हाथ चोरी कर देना। इसका मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? इलीगल है, लॉ के अगेंस्ट। बट उसके साथ जो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट था ना रिमोट बेचने का, वो भी वॉइड माना जाएगा। वो भी क्या माना जाएगा बच्चों? वॉइड माना जाएगा। एग्जाम में ऐसा एक केस लॉ आया है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब वॉइड एंड इलीगल में डिफरेंस क्या, देखिए ध्यान से सुनना। वॉइड का मतलब क्या था बच्चों? इलीगल नहीं है। वॉइड में क्या हो सकता है? किसी एक पार्टी की डेथ हो गई तो वाइड बन सकता है, इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस वाइड हो सकता है। बट इलीगल क्या होता है पता है? इलीगल ना हमेशा ही वाइड होता है, स्टार्टिंग से ही वाइड होता है। मुझे एक बात बताइए, मैंने किसी को मर्डर करने के लिए आपको भेजा, ये स्टार्टिंग से वाइड है, इसी लॉ के अगेंस्ट है ये स्टार्टिंग से ही। जो चीज लॉ के अगेंस्ट है स्टार्टिंग से ही, वो कभी वैलिड बन ही नहीं सकता। बट वॉइड पहले वैलिड था। वॉइड क्या था? पहले वैलिड था। इधर आ जाइए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान सुनना। सुनिए, ये दो इंसान है,
ठीक है, ये दो इंसान है, ध्यान सुनना। इसने इसको बोला कि मैं आपको 100 आईफोन बेचने वाला हूं। क्या बेचने वाला हूं? 100 आईफोन बेचने वाला। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2 आईफोन बेचने वाले। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? यस, 2 कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। बट सर हुआ क्या? इसकी डेथ हो गई। अब अगर इसकी डेथ हो गई, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया है? वॉइड। तो जो कभी वैलिड था वो क्या बन गया है? वॉइड। अब वॉइड का वापस वैलिड बन सकता है? इसको जिंदा कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते सर, जिंदा उसका भूत भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये खत्म। बट आपको दूसरा चीज समझना पड़ेगा, इलीगल। इलीगल स्टार्टिंग से ही होता है। मतलब ये इंसान ने किसी इंसान को बोला तू मर्डर कर। अब भाई साहब ये इंसान किसी और को बोला तू मर्डर कर, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग से क्या है? इलीगल। मतलब ये स्टार्टिंग से ही क्या है? वॉइड है। एग्जाम में अगर डिफरेंस पूछा वॉइड एंड इलीगल में डिफरेंस क्या है, तो क्या आप एग्जाम में लिख पाओगे? और दूसरी चीज, ये जिन बच्चों के पास ये चार्ट बुक नहीं है, ये चार्ट बुक सिर्फ 99 रुपीज़ के, जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया मैंने। 99 रुपीज़ में आपको पूरा चार्ट बुक मिलेगा, पूरा सिलेबस कवर। इसमें कंपनीज एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ इसमें कवर है। 100% सिलेबस कवर है। तो आप नीचे नंबर है अपने क्लास का, वहाँ जाके फ़ोन करके इंक्वायरी कर सकते हैं चार्ट बुक की। आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में दिया जाएगा। तो चलिए, वाइड एंड वाइडेबल का डिफरेंस क्या है, इलीगल डिफरेंस क्या है? सबसे फर्स्ट, इलीगल होता है स्टार्टिंग से, ये ऑलवेज वाइड होता है। नॉट फॉरबिडन अंडर द लॉ। वाइड एग्रीमेंट कभी लॉ के हिसाब से फॉरबिडन नहीं होते, कभी इसको फॉरबिड नहीं करता है, बट स्टार्टिंग से ही फॉरबिड होता है, अगेंस्ट द लॉ होता है। इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि किसी की डेथ हुई तो उसमें क्या मुझे पनिशमेंट है? इसमें क्या है? पनिशमेंट है भाई साहब, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ही गलत है। ये क्या होता है? ये कभी भी वैलिड भी हो सकता है, बट ये कभी भी वैलिड नहीं हो सकता। ये हमेशा क्या होता है? वाइड होता है। तो चलो, दो हाथ करने की, कैसे दो हाथ करने की? ये अपना वाइड, ये इलीगल। वाइड क्या है बच्चों? वाइड में कोई पनिशमेंट नहीं है, इसमें पनिशमेंट है। ये हमेशा वाइड नहीं होता, ये हमेशा वाइड होता है। समझा कि नहीं समझा? इसमें सर पनिशमेंट है? नहीं, इसमें पनिशमेंट है ना? ये लॉ के अगेंस्ट है? नहीं सर, ये लॉ के अगेंस्ट है। यस सर। तो दोनों के बेसिक डिफरेंस याद करना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा 5 मार्क के लिए, तो मस्त नाचने का। भाई साहब ऐसा क्वेश्चन आया तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। समझा आप लोगों को? चलिए, इसमें फिफ्थ लास्ट वाला कौन सा टाइप आएगा? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट आएगा। लास्ट कौन सा आएगा? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है सर? जैसे मैंने किसी को पैसा दिया था एंड उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि आप अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो 5 साल के अंदर डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हो। कितने साल के अंदर? 5 साल के अंदर। अब 25 साल हो चुके, अब क्या हो चुके हैं? 25 साल हो चुके। जब 25 साल होने के बावजूद भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं एनफोर्स कर पा रहे हो, इसका मतलब इसे क्या कहेंगे? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज इसमें कुछ डिफेक्ट था, कोई डिफॉल्ट था, या रिटर्न में नहीं था, जिसकी वजह से ये अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब मुझे बता, एग्जाम में अगर 5 मार्क के क्वेश्चन आए, अनएनफोर्सेबल मतलब क्या है? तो सबसे ये फर्स्ट, अनएनफोर्सेबल का मतलब क्या है? टेक्निकल डिफेक्ट, एब्सेंस ऑफ राइटिंग, राइटिंग में नहीं है। तीसरा, बोथ द पार्टीज कैन नॉट स्यू, मतलब आप एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकते। क्यों नहीं स्यू कर सकते? बिकॉज टाइम ही खत्म हो चुका है, उसे एनफोर्स ही नहीं कर सकते। तो इसे क्या कहेंगे? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट अपन आज देखे, वैलिड, वॉइड, वाइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल। और किसी का भी डिफरेंस पूछने दीजिए, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं आपको 5 के 5 पॉइंट्स आने चाहिए। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब कुछ समझा? प्लीज जल्दी चैट बॉक्स में यस मेंशन कर दीजिए अगर सबको समझा होगा तो। प्लीज चैट बॉक्स में जल्दी से यस मेंशन कर देना, ठीक है? चलिए, और कल का सेशन प्लीज देख लेना जिन्होंने कल का सेशन नहीं देखा है। हमने कल फर्स्ट चैप्टर खत्म किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी देख लिया हमने। बहुत मज़ा आ गया। कल 6 मार्क कन्फर्म हो गए, और आज 2-3 दिन में और 15 मार्क कन्फर्म हो जाएंगे, 15-20 मार्क। तो आपकी कम से कम 30 मार्क्स आज कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है? चलो, अब नेक्स्ट आता है बच्चों, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए सुने, सबसे बात चीज बता दो, ध्यान सुनना। मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ। देखिए, मैंने सब कुछ मेंशन किया है, मेरा नाम, क्लास का नाम, प्राइस, सब कुछ मेंशन किया है। जिस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ मेंशन किया जाएगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ मेंशन किया जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। मुझे पता है एग्जाम में लिखने के लिए क्या दिक्कत आता है आप लोग? इफ एनी एग्रीमेंट विच इज एक्सप्रेस in the words to other parties,
इट इज नोन एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। कितना इजी डेफिनेशन है, मुझे पता है क्या लिखता है इसमें, ये पूरा एक्सप्रेस किया वर्ड्स में। एंड इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट होता है इट इज नॉट एक्सप्रेस बट इट इज द एक्ट ऑफ द पार्टी। इट इज द एक्ट ऑफ द पार्टीज एंड बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ये सुनो, ये सुनो, मैं कॉफी शॉप में गया, मैंने कॉफी शॉप में गया, मैंने बोला कॉफी देना भैया, आपने कॉफी दिया मतलब आपको पैसा देना पड़ेगा। ये सुनो, तो इसमें आपने एक्ट क्या किया, आपने एक्ट ये किया कि आपने ऑर्डर दिया कॉफी का। तो जब आप कॉफी का ऑर्डर दे रहे हो, इसका मतलब आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हो विदाउट एक्सप्रेसिंग यूर सेल्फ, विदाउट एक्सप्रेसिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स दैट इट इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जाम में क्या लिखोगे, इफ एनी पार्टी बाय हिज एक्शन और बाय हिज कंडक्ट come into the contract, come into the contract and his acceptance not in words but in his action, we can say it is a implied contract। ये सुनो, जब आपने ऑक्शन देखा होगा ना, आईपीएल का ऑक्शन, जब आईपीएल का ऑक्शन होता है क्या बोलते हैं, 50 लाख, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए। भाई साहब ये तो इम्प्लाइड है। जब हैमर बच जाएगा, जब हैमर बच जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो यहां पे आपका एक्सेप्टेंस कैसे आया, बिकॉज ऑफ योर एक्ट, बिकॉज ऑफ योर एक्ट। तो इसमें क्या है बच्चों, आपका एक्ट, आपके एक्शंस जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हो उसे क्या कहा जाएगा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। बताइए कितना इजी है। चलो थर्ड टाइप आता है, दैट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ना एक्चुअल किसी का इंटेंशन नहीं होता है। मतलब जनरली क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनते हैं, नाम नाम, विटनेस, साइन, क्या बेचना है, ये किताब बेचनी है, आपका साइन, मेरा साइन, पैसा, सब कुछ मेंशन होगा। मतलब सब कुछ अपन ने एग्रीमेंट में मेंशन किया था। और अपन जो कॉन्ट्रैक्ट में आए थे ना, वो क्यों आए थे, बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट। अपन दोनों के बीच में क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, फिर अपन कॉन्ट्रैक्ट में आए थे। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है, जीवन में ऐसा होता है कि आप लॉ की वजह से उस कंडीशंस को परफॉर्म कर गए। जैसे एग्जांपल बताता हूं, मेरे अकाउंट पे किसी स्टूडेंट ने, मेरे अकाउंट पे किसी स्टूडेंट ने 99 रुपीज की जगह 99,000 भेज दिया। वाह क्या मेरा नसीब है। किसी स्टूडेंट ने मेरे अकाउंट पे 99 रुपीज की किताब थी, सिर्फ 100 पेजेस की, 99 पेजेस की किताब है, चार्ट बुक, मैं प्रमोशन भी कर रहा हूं। तो 99 रुपीज की जो चार्ट बुक है मेरी, उसका पैसा मेरे अकाउंट पे उसने गलती से 99,000 रुपीज भेज दिया। अब मुझे एक चीज बताइए, मेरे अकाउंट पे 99 रुपीज आना चाहिए था, बट मेरे अकाउंट पे कितना है, 99,000। अब मुझे बताइए कि हम दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ था, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि आप इतना पैसे ना, मैं आपको पैसे दूंगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। फिर भी मुझे 99,000 रुपीज वापस देने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द लॉ। लॉ में लिखा है कि किसी और की चीज आपकी नहीं बन सकती। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट में आया हूं बिकॉज ऑफ लॉ, ये जो परफॉर्मेंस मैंने किया है बिकॉज ऑफ लॉ। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहोगे आप, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कहोगे। तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इट इज नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट ऑफर एक्सेप्टेंस, इट इज नॉट अ कंसिडरेशन, बट इट इज समथिंग विच इज हैपन एक्सीडेंटली। गलती से मेरे अकाउंट पे पैसा आ गया, गलती से किसी ने मेरे यहाँ पे कुछ खाना रख दिया और मैंने खा लिया, पैसा मुझे देना पड़ेगा। पैसा क्यों देना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द लॉ। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में साइन करने के बाद, एक्सप्रेस करने के बाद बनते हैं। एंड उसमें जो ड्यूटी होगी, जो परफॉर्मेंस होगा, वो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होगा। इसके अपोजिट में कौन सा है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, कोई कंसेंट नहीं होती है, कोई रिटर्न में नहीं होता है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ लॉ। यहां पे इंटेंशन होता है, यहां पर इंटेंशन नहीं होता है। ये आप दोनों के बीच में डिसाइड होता है, ये लॉ के हिसाब से डिसाइड होता है। तो आपको समझा दोनों लॉ, दोनों कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आपको कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस क्या है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस है। समझा आप लोगों को, जितने भी ऑनलाइन में स्टूडेंट्स है, सबको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझा, अगर समझा होगा तो यस चार्ट बॉक्स में मेंशन कर, जल्दी से फास्ट।
समझो सब लोग यहाँ तक? चलो अब देखिए बच्चों, ध्यान से सुनना। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बाद फोर्थ नंबर का कॉन्ट्रैक्ट आता है, दैट इज ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? जैसे आप क्विकली एंटीवायरस हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन को साइन करना पड़ता है, उसे अपन क्या कहेंगे? ई कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, कितने टाइप्स अपन ने कॉन्ट्रैक्ट के पढ़े। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने 5 कॉन्ट्रैक्ट देखे। वैलिड एज पर सेक्शन 10, अगर सेक्शन 10 के सबसे नहीं होगा तो वाइड, कनपट्टी पे बंदूक होगा, आपकी कंसेंट फ्री नहीं है, वाइडेबल। इलीगल, अनएनफोर्सिएबल। इलीगल स्टार्टिंग से वाइड होता है, अनएनफोर्सिएबल आपका टाइम खत्म हो गया या सिचुएशन चेंज हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा? इम्प्लाइड बिकॉज ऑफ योर एक्शंस, अब कॉन्ट्रैक्ट में आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एंड तीसरा आएगा बच्चों कौन सा? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से आप इसमें एंटर किए, एंड लास्ट कौन सा आएगा? फोर्थ, ई कॉन्ट्रैक्ट। तो आज अपन ने टोटल 9 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखे, कम से कम 9 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट देखे, ठीक है। चलिए लास्ट 2 बचे, उतना कर लेंगे, फिर आज का अपना ये कॉन्ट्रैक्ट कम से कम एक 5 मार्क का क्वेश्चन या 5 मार्क आपके कंफर्म हो जाएंगे। चलिए तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस मतलब सर क्या? अगर मैंने आपको रिमोट बेच दिया, आपने मुझे पैसा दे दिया, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म है। तो इसे क्या कहेंगे अपन? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। सर आप मुझे कल पैसा देने वाले हो, कल मेरे पास आप गुड्स देने वाले हो, मतलब आपका परफॉर्मेंस अभी भी बाकी है, उसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अभी ध्यान से सुनना, अगर मैंने पैसा दिया है बट आपने गुड्स मुझे नहीं दिया है, मैंने आपको पैसा दिया है बट आपने मुझे गुड्स नहीं दिया है, इसे कहेंगे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ वन साइडेड परफॉर्मेंस बाकी होता है। कौन सा? वन साइड परफॉर्मेंस बाकी होता है, उसे कहेंगे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल मतलब एक साइड का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी पेंडिंग है, एक साइड का परफॉर्मेंस अभी भी पेंडिंग है, यस सर। और बायलैटरल मतलब दोनों साइड का परफॉर्मेंस पेंडिंग है। बायलैटरल का मतलब क्या होता है? दोनों साइड का परफॉर्मेंस अभी भी पेंडिंग है, तो इसे कहेंगे अपन बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो मुझे एक चीज बताइए, आज अपन ने कम से कम 11 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट देखे। कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट देखे? 11 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट है। तो चलो लास्ट ठीक है, क्वेश्चन पेपर देख लीजिए बच्चों आप, और मैं आपको गारंटी दूंगा बच्चों, इतने इजी क्वेश्चन आए, इतने इजी क्वेश्चन आए, कॉन्ट्रैक्ट में 30 मार्क आपको आ सकते हैं। कितने मार्क्स? 30। आज मैंने 5 मार्क कंफर्म कर दिया। तो कल अपन एडवांस पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट का, आज बेसिक बता दिया, कल एडवांस जाएंगे, देन अपन कल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो नेक्स्ट 5 दिन में मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट 30 मार्क का कर दूंगा। तो ये 30 मार्क 25 मार्क पकड़ लेना, एंड कल के 5 मार्क फर्स्ट चैप्टर के, तो कम से कम आपके 30 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे इस 6 दिन में। एंड जैसे ये खत्म हो जाएगा, देन विल शिफ्ट टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, देन अगेन 10 मार्क आ जाएंगे आपको, 10 से 15 मार्क, तो आपका पासिंग तो हो जाएगा, मतलब 50% आपका पासिंग कंफर्म हो जाएगा आने वाले नेक्स्ट 7 दिनों में, ये गारंटी है। बट आपको कंटिन्यू करना है मेरे साथ, क्योंकि कंटिन्यू करोगे तो आपको डेफिनेशन से याद रहेगी, वो फैक्ट्स याद रहेंगे, एग्जाम में लिखना कैसे वो भी याद रहेगा, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस मेंशन कर देना, आपका फीडबैक मुझे देना, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नेक्स्ट 20 दिन का प्लान है, और मेरे सीरीज़ का नाम ही है 70 मार्क्स इन 20 डेज। मेरे सीरीज़ का नाम क्या है? 70 मार्क्स इन 20 डेज, ये मेरे सीरीज़ का नाम है। तो आपको नेक्स्ट 20 दिन में मैं आपको 70 मार्क्स कैसे क्या कहने वाला हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, रिविजन टेस्ट पेपर, सब कुछ सॉल्व करने वाला, आंसर राइटिंग भी होने वाला है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप 20 दिन मेरे साथ रहिए, और गारंटी दे रहा हूँ बिजनेस लॉ में आपको एग्जामिनेशन में ला के ही दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे अपन कल के सेशन में। थैंक यू सो मच, गिव योर फीडबैक ऑन व्हाट्सअप। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए, चार्ट बुक, जिन दोस्तों के पास, आपके स्टूडेंट के पास ये चार्ट बुक नहीं है 99 रुपीज़ वाला, तो आप क्लास पे फ़ोन कीजिए और ये चार्ट बुक लेके जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट बुक है, मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है, एक भी पॉइंट इसमें नहीं है जो मिस हो चुका है, तो ये बहुत अच्छा आपके रिविजन के लिए। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और ज़्यादा याद रखना, रामगढ़ गुजरात वर्सेस रामगढ़, 2 पार्टीज, एंड वो बाल्फर वर्सेस बाल्फर, लीगल ऑब्लिगेशंस, 2 केस लॉ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।